रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, लेड का बॉक्स लिया और उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। उसमें रेडियम या पोलोनियम में से कोई भी हो सकता था। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो था वो अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट कर रहा था। और यहाँ पे उन्होंने गोल्ड की पन्नी ली, मतलब गोल्ड फॉयल लिया। उसकी जो मोटाई थी, उसकी थिकनेस जो थी वो क्या थी, 0.404 थी। और उसके चारों तरफ उन्होंने क्या लगाया, जिंक सल्फेट का प्लेट लगाया। उसके चारों तरफ जिंक सल्फेट का प्लेट लगाया। जब अल्फ़ा पार्टिकल जो है गोल्ड की पन्नी पे पड़ता था तो अधिकांश अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो सीधे निकल जा रहे थे। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है कुछ एंगल से, सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो लौट आते थे वापस। तो हमको ये कैसे पता चला कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, अधिकांश अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो सीधे चले जा रहे हैं और कुछ जो है वापस लौट आ रहे हैं। ये जो हम जिंक सल्फेट का प्लेट लगाए हैं ना, उस पर क्या होता था, फ्लैश प्रोड्यूस होता था। जैसे कि अगर स्टेट में गया है, मतलब सीधे चला गया है अल्फ़ा पार्टिकल, तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होगा। अगर कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया है तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होगा। और अगर बैक वापस लौट आया है तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होगा। तो हमको इससे पता चलता था कि कौन सा अल्फ़ा पार्टिकल जो है स्टेट में गया है और कौन सा अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया और कौन सा वापस हो गया है। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लगाए थे, जिंक सल्फेट का प्लेट लगाए थे। से ही उन्होंने 2000 अल्फ़ा पार्टिकल को यहाँ से पास करवाया था। कितना अल्फ़ा पार्टिकल को, 2000 अल्फ़ा पार्टिकल को पास करवाया था। रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉयल। उन्होंने गोल्ड फॉयल मतलब गोल्ड की पन्नी पर एक्सपेरिमेंट किया था। प्रोड्यूस अल्फ़ा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फ़ा पार्टिकल को प्रोड्यूस करवाया था। व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल ऑन थिकनेस, उसकी थिकनेस कितनी थी, 0.404 सेंटीमीटर। क्या थी, सेंटीमीटर थी। एंड स्ट्राइक विथ जिंक सल्फेट प्लेट एंड प्रोड्यूस फ्लैश। जो गोल्ड की पन्नी थी, फॉयल थी, उसकी थिकनेस कितनी थी, 0.04 सेंटीमीटर थी। जब उस पर स्ट्राइक करता था और जब मतलब डिफ्लेक्ट होता था या फिर स्टेट में जाता था या फिर बैक वापस आता था, तो क्या प्रोड्यूस करता था, फ्लैश प्रोड्यूस करता था। कहाँ पे, जिंक सल्फेट प्लेट पर फ्लैश प्रोड्यूस करता था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फ़ा पार्टिकल निकलता था तो गोल्ड फॉयल पे टकराकर अधिकांश अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो सीधे निकल जाते थे। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाते थे और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वापस लौट आते थे। अब आगे देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल गोस स्टेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो स्टेट लाइन में जाते थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल स्टेट लाइन में जाते थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। सम अल्फ़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट सम एंगल। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट होते थे सम एंगल पे, कुछ एंगल पे। अब जो नेक्स्ट था, सम अल्फ़ा पार्टिकल रिबाउंस बैक। और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो वापस लौट आते थे। अब रिजल्ट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल गोज स्टेट shows that most of the part of an atom is empty। ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो सीधे जाते थे, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं होते थे, ना तो बैक आते थे लौट के और ना ही किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट होते थे। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, एम्प्टी है। नेक्स्ट देखेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ सम अल्फ़ा पार्टिकल रिप्रेजेंट दैट द सेंट्रल पार्टिकल हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल इन साइज। जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे ना, वो क्या करते थे, डिफ्लेक्ट हो जाते थे। इससे ये प्रूफ होता है कि जो सेंटर पार्ट है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसकी साइज जो है वो बहुत छोटी है। जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते थे ना, वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो सेंट्रल में पॉजिटिव चार्ज है और उसकी साइज जो है वो बहुत स्मॉल है। अब आगे देख लेते हैं। रीबाउंस बैक ऑफ सम
पार्टिकल शोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज डेंस। जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल थे वो वापस लौट के आ रहे थे, उससे ये प्रूफ हो रहा था कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो डेंस है। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो वापस लौट के आ रहे थे ना, उससे ये प्रूफ होता है कि एटम का न्यूक्लियस क्या है, डेंस है। अब आगे देखेंगे रिजेम्बलेंस विथ प्लानिटरी मॉडल। रदरफोर्ड ने इस थ्योरी को प्लानिटरी मॉडल से रिजेंबल किया। रदरफोर्ड रिजेंबल हिज थ्योरी विथ प्लानिटरी मॉडल। प्लानिटरी मॉडल के अकॉर्डिंग जो सन होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और डिफरेंट प्लैनेट उसके अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो सन होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और डिफरेंट प्लैनेट जो है उसके अराउंड मूव करते रहते हैं। किसके अराउंड, सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैनेटरी मॉडल सन इन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ डिफरेंट प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सिमिलरली न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एटम इज न्यूट्रल बिकॉज एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि वो इक्वल नंबर में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को रखता है। उसके पास इक्वल नंबर में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से वो न्यूट्रल होता है एटम। अब इसका लिमिटेशन देखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या प्रूफ नहीं कर पाया था। तो लिमिटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो वो ऐसे मूव करते करते स्पाइरल शेप पे मूव करते करते उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस शेप में मूव करता रहता है। उसको स्पाइरल शेप में मूव करते करते, ये जो शेप बन रहा है मूव करने वाला ना, वो स्पाइरल शेप है। मूव करते करते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसी को रदरफोर्ड ने क्या किया था, एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो देखेंगे फर्स्ट लिमिटेशन क्या था, इलेक्ट्रॉन इन ए चार्ज पार्टिकल एंड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ में मूव करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू न्यूक्लियस। उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बाद में उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। इसी को प्रूफ नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। सेकेंड लिमिटेशन क्या था, इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है और कंटिन्यूसली जो है एनर्जी को इमिट करता रहता है। तो उसको क्या करना चाहिए था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए था, लेकिन वो क्या देता था, लाइन स्पेक्ट्रम देता था। और रदरफोर्ड इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंटिन्यूसली मूव करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहता है, और उसको क्या करना चाहिए था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए था, लेकिन वो क्या दे रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था। रदरफोर्ड इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एटम इमिट्स एनर्जी कंटिन्यूअस, सो इट फॉर्म कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, बट एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो फॉर्म हो रहा था, रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हम ऐसा वीडियो प्रोवाइड करते हैं जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो और पेपर में अगर आए तो इजी वे में आप लिख सकें, जिससे आपको नंबर भी टोटल मिल जाएगा और याद करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में। इसे प्लैंक क्वांटम ने 1900 में दिया था। इसके कुछ पार्सुलेट होते हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पार्सुलेट देखेंगे, अगर कोई ब्लैक बॉडी एनर्जी को इमिट करे या एब्जॉर्ब करे तो वो कैसे करता है, डिसकंटिन्यूअस मैनर में करता है। अगर कोई ब्लैक बॉडी एनर्जी को निकालता है या फिर एब्जॉर्ब करता है और शोषित करता है तो वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में करता है। मतलब लगातार एनर्जी जो है वो नहीं निकलेगी, कुछ एनर्जी निकलेगी फिर रुक के फिर कुछ एनर्जी निकलेगी। मतलब डिसकंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी जो है वो इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है।
एनर्जी इज इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड बाय ए ब्लैक बॉडी इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है और कंटिन्यूअसली एनर्जी जो है वो इमिट करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ जो है वो कंटिन्यूअस एनर्जी नहीं इमिट करती है, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी रिलीज करती है। मतलब कुछ एनर्जी निकलेगी तो फिर उसके बाद कुछ एनर्जी निकलेगी, ऐसा नहीं है कि लगातार एनर्जी जो है वो इमिट करती रहे। अब सेकेंड पार्सुलेट देखेंगे। जो एनर्जी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होती है। जो एनर्जी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, अवशोषित होती है, वो किसके फॉर्म में होती है? स्मॉल पैकेट के फॉर्म में, छोटे पैकेट के फॉर्म में होती है। और इस छोटे पैकेट को हम क्या कहते हैं? क्वांटम। इसी छोटे पैकेट को हम क्वांटम कहते हैं। एनर्जी इज इमिटेड आर एब्जॉर्ब इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट। दिस स्मॉल एनर्जी पैकेट आर कॉल्ड एज क्वांटम। इसको हम क्या कहेंगे? क्वांटम कहते हैं। आई होप ये दोनों पार्सुलेट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे थर्ड पार्सुलेट उन्होंने क्या कहा था। द क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के क्वांटम को हम क्या कहते हैं? फोटॉन। विजिबल लाइट के क्वांटम को हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। जो लाइट हमको दिखाई देगी उसी को हम क्या कहेंगे? फोटॉन कहेंगे। जैसे अगर हम बल्ब को ऑन करते हैं तो प्रकाश होता है, वो हमको दिखाई देता है। सन जो है वो निकलेगा तो प्रकाश देता है, वो हमको दिखाई देता है, तो वो विजिबल लाइट में आता है, तो उसको हम फोटॉन कह सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी अगर हीट है, मतलब गर्म है और उसमें से एनर्जी निकल रही है, तो उस एनर्जी को हम नहीं देख सकते हैं। और उसे अगर हम नहीं देख सकते हैं तो उसको हम फोटॉन नहीं कह सकते, उसको केवल हम क्या कहेंगे? क्वांटम कहेंगे। सभी फोटॉन जो है वो क्वांटम हो सकते हैं, लेकिन सभी क्वांटम जो है वो फोटॉन नहीं हो सकते हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि सभी फोटॉन जो है वो क्वांटम हो सकते हैं, लेकिन सभी क्वांटम जो है वो फोटॉन नहीं हो सकते हैं। अब आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। द क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड फोटॉन। अब हम फोर्थ पार्सुलेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ईच क्वांटम ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो क्वांटम है वो ट्रेवल करता है वेव की फॉर्म में। वेव की फॉर्म में मतलब वेव, ऐसा वेव, ये क्या है? वेव है। ये ट्रेवल करता है वेव की फॉर्म में। अब हम देखेंगे वेव किसे कहते हैं। पे आप फिफ्थ पॉइंट भी डाल सकते हैं या फिर वेव हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। ऐसा मीडियम जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर स्थानांतरित करता है या ट्रांसफ़र करता है, उसको क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। ऐसा मीडियम जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्थानांतरित करता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है, उसको क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। द मीडियम विच ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका एक और डिफिनीसन होता है। ये डिफिनीसन जो है हमको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फिर वेव नंबर ये सब नहीं डिफाइन कर पाता है, लेकिन ये वाला डिफिनीसन जो है वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये सब हमको डिफाइन करता है इस वाले डिफिनीसन से। तो ये वाला डिफिनीसन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाला डिफिनीसन देख लेते हैं। एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? वन वेव बनता है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलाते हैं तो वो एक वेव बनता है। ए क्रस्ट एंड ए ट्रफ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वेव। उसको क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। ये हो गया वेव का डिफिनीसन। यहाँ पे देखिए ये एक क्रस्ट है, ये वाला क्रस्ट है और ये वाला क्या है? ट्रफ है। और इसको जब मिलाएंगे, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को जब मिलाते हैं तो क्या बनेगा? एक वेव बनता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे वेवलेंथ के बारे में। दो सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहेंगे? हम वेवलेंथ कहते हैं। दो सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको समझा देते हैं हम। दो सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, मतलब ये वाला क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट, इसके बीच की जो दूरी होगी वो होगी लैम्डा। और ये वाला ट्रफ और ये वाला ट्रफ, इसके बीच की जो दूरी होगी वो होगी लैम्डा। इसको क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। अब मान लीजिए आप सक्सेसिव का मतलब होता है कि लगातार, क्रमिक।
ऐसा नहीं है कि ये वाला क्रस्ट ले लिए आप और ये वाला क्रस्ट ले लिए, इसके बीच की दूरी आप लैम्डा निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। दो सक्सेसिव मतलब एक के बाद जो दूसरा आ रहा है उसी को कहेंगे सक्सेसिव, और उसके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहेंगे हम, लैम्डा। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा तो उसका होगा मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे भी छोटा माइक्रोमीटर, उससे छोटा अगर होगा वेव तो उसका होगा नैनोमीटर, फिर उससे छोटा होगा तो एंगस्ट्रॉम, मतलब ये छोटा होता है तो सबसे छोटा होगा तो होगा पिकोमीटर। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे। एक पॉइंट से एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव जो हैं वो गुजरते हैं या पास होते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी। एक पॉइंट से एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव जो हैं वो गुजरते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और फ्रीक्वेंसी को हम एफ या म्यू से डिनोट करते हैं। एफ में हम फिजिक्स में एफ से डिनोट करते हैं और म्यू जो है वो केमिस्ट्री में डिनोट किया जाता है। द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू द पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज़ डिनोटेड बाई एफ आर म्यू। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा और अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जाएगी। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो म्यू से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट चाहिए होगा, तो यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट के रूप में लेते हैं और लैम्डा जो है वो वैसे लिख देते हैं। तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू हो गया सी अपॉन लैम्डा। ये आपको इक्वेशन फर्स्ट याद कर लेना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इसका यूनिट देखेंगे। यूनिट इसका होता है सेकेंड इनवर्स और हर्ज होता है। एसआई में इसका हर्ज होता है और ये होता है सेकेंड इनवर्स। अब देखेंगे वेव नंबर। वेव नंबर की डिफिनीशन देखेंगे। किसी भी यूनिट लेंथ से जितने नंबर ऑफ वेव जो हैं वो पास होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे। वेव नंबर किसे कहेंगे, किसी भी यूनिट लेंथ से जितने नंबर ऑफ वेव जो है वो पास होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे। मान लीजिए ये लेंथ आप ले रहे हैं, इस लेंथ में हमको देखना है कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं। तो एक मिनट, आपको हम बता चुके हैं कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के क्या बनता है, एक वेव बनता है। तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो 4 वेव जो हैं इससे पास हो रहे हैं, तो इसका वेव नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। ये यूनिट लेंथ आपको कांस्टेंट रख कर देखना है कि कितने वेव इससे पास हो रहे हैं, तो वही उसका क्या हो जाता है, वेव नंबर हो जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 वेव पास हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका वेव नंबर जो है वो 4 हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 वेव जो है यहाँ से पास हो रहे हैं, इसीलिए इसका वेव नंबर 4 हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू बार। इसको हम किससे डिनोटेड करते हैं, म्यू बार से इसको डिनोट करते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जो होता है, ये जो म्यू बार होता है ना, ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसके उल्टा होता है, तो इसका यूनिट भी उसके उल्टा होगा। यहाँ पे देखिए वेवलेंथ का यूनिट क्या था, मीटर था, सेंटीमीटर था और माइक्रोमीटर था। तो इसी को हम इन्वर्स कर देंगे तो हो जाएगा मीटर इन्वर्स, सेंटीमीटर इन्वर्स। इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये इसका यूनिट आ जाएगा। तो इसका यूनिट देख लेते हैं, मीटर इन्वर्स, सेंटीमीटर इन्वर्स, नैनो मीटर इन्वर्स, माइक्रो एंगस्ट्रॉम इन्वर्स, पिकोमीटर इन्वर्स। ये सब हो गया इसका यूनिट। अब देखते हैं ये जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आपका वेव
नंबर भी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो वेव नंबर भी घटेगा। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेना होगा। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू म्यू बार। तो यहाँ पे म्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू अपान सी। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हमको क्या करना है, अब हमको एनर्जी को देखना है। एनर्जी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे h लगेगा और म्यू वैसे लिख देंगे। आपको पता है कि म्यू इज इक्वल टू होगा सी म्यू बार। यहाँ आपको आगे पता होगा, हम दिखाए हैं। यहाँ पे देखिए म्यू इज इक्वल टू होगा सी इंटू म्यू बार। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे रख देंगे हम, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू रख देंगे सी इंटू म्यू बार। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू एच सी म्यू बार। ये हो गया इक्वेशन 4। इसको भी हम क्या कहेंगे, प्लांक क्वांटम इक्वेशन इसको भी कहते हैं और इसको भी प्लांक क्वांटम इक्वेशन कहते हैं। अब इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपान लैम्डा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे म्यू बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपान लैम्डा लिख देंगे। तो क्या हो गया, डेल्टा ए इज इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा। ये हो गया इक्वेशन 5। इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे प्लांक क्वांटम इक्वेशन कहेंगे। आपको केवल ये देखना है कि कौन सा किसके डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और वैसे आपको सब पता चल जाएगा, खाली ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा किसके डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।